Q2 ऑफ FY26 में यानी कि जुलाई, अगस्त और सितंबर महीनों में हमारी रियल जीडीपी ग्रोथ यानी कि इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट को हटा के अगर देखें तो रियल जीडीपी ग्रोथ 8.2% पे आया है, जिसको देख के काफ़ी सारे लोगों को ऐसा लग सकता है कि जीडीपी ग्रोथ काफ़ी स्ट्रांग हो रही है, स्पेशली गिवन द फैक्ट कि पिछले साल से हमारी जीडीपी शार्प स्लो डाउन हो रही थी। फॉर इंस्टेंस पिछले साल अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर यानी कि Q3 ऑफ FY25 में हमारी जीडीपी ग्रोथ सिर्फ 5.6% से हुई थी, जो कि पिछले कुछ सालों में सबसे स्लोएस्ट ग्रोथ थी। और Q2 ऑफ FY25 से हम कंपेयर करें यानी कि इस क्वार्टर को पिछले साल से कंपेयर करें तो पिछले साल हमारी जीडीपी ग्रोथ 6.5% से हुई थी, इस साल 8.2% से हुई है Q2 में। तो नेचुरली इंप्रेशन ये आता है कि हमारा जीडीपी ग्रोथ जो है वो बॉटम आउट हो गया है और अब जो जीडीपी ग्रोथ का कर्व है वो अपवर्ड स्लोपिंग है। लेकिन हमारे जीडीपी डेटा में काफ़ी सारी खामियां हैं, जिसकी वजह से हमारा जीडीपी ग्रोथ जो है वो आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड है। क्यों ये आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड है, क्या खामियां है, इस चीज़ को हम इस वीडियो में बारीकी से समझेंगे। लेकिन खामियां समझने के पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि GVA यानी ग्रोस वैल्यू एडेड क्या है, या वैल्यू एडेड का मतलब क्या है। वेल, सिंपल टर्म्स में अगर मैं आपको समझाऊं तो मानो कि कोई मैन्युफैक्चरर है, वो 10 डिफरेंट कमोडिटीज को असेंबल करता है। मानो स्टील है, रबर है, केमिकल्स, पेंट्स, इन सारी कमोडिटीज को लेता है, असेंबल करता है और वो असेंबल करने के बाद जो टोटल कॉस्ट होती है इन कमोडिटीज की यानी कि सम ऑफ पार्ट्स जो है, उससे ज़्यादा के रेट में फाइनल प्रोडक्ट बनाकर उस प्रोडक्ट को बेचता है। तो उस फाइनल प्रोडक्ट और इन कमोडिटीज का जो सम ऑफ पार्ट्स है उसके बीच में जो डिफरेंस है, इसको बोलते हैं वैल्यू एडेड। सिंपल टर्म्स में एग्जांपल, न्यूमेरिकल एग्जांपल अगर मैं दूं तो वैल्यू एडेड का मतलब ये है, मानो कि स्टील, एल्यूमिनियम, केमिकल्स, प्लास्टिक, रबर और हजारों और कमोडिटीज को इकट्ठा करके वो मैन्युफैक्चरर एक गाड़ी बनाता है, मैन्युफैक्चर करता है। और मानो इन कमोडिटीज का जो टोटल प्राइस मैन्युफैक्चरर ने पे किया वो है 8 लाख रुपीस, और ये गाड़ी मैन्युफैक्चरर बना के बेचता है 10 लाख रुपीस में। 10 लाख और 8 लाख के बीच में जो डिफरेंस है 2 लाख का, इसको बोलते हैं वैल्यू एडेड, क्योंकि मैन्युफैक्चरर ने कमोडिटीज को इकट्ठा करके इकोनॉमी में एक वैल्यू ऐड की है, एक प्रोडक्ट बना के बेचा है जो कि कंज्यूमर्स को यूटिलिटी प्रोवाइड करता है। इसके लिए इसको बोलते हैं वैल्यू एडेड। और जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए ये सारी जो वैल्यू एडेड हो रही है इकोनॉमी में, वो सारी वैल्यू एडेड को ऐड किया जाता है और फिर उससे जीडीपी फिगर डिराइव किया जाता है। अब जब हम वैल्यू एडेड की बात करते हैं, जीडीपी की बात करते हैं, तो एक तो है नॉमिनल वैल्यू एडेड, नॉमिनल जीवीए। फॉर्मूला के तौर पे मैं लिखूं तो नॉमिनल जीवीए है फाइनल आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट इनपुट। अब फाइनल आउटपुट हमारे केस में एग्जांपल में हो गया कार, और इंटरमीडिएट इनपुट इन सारी कमोडिटीज हो गई, राइट। ये इंटरमीडिएट इनपुट्स हो गए। अब नॉमिनल जीवीए का मतलब है कि ये जो फाइनल आउटपुट है उसका करंट प्राइस, आज की डेट पे प्राइस यानी कि कार आज की डेट में कितने रुपए में बेच रहा है ये मैन्युफैक्चरर, माइनस आज की डेट में स्टील, एल्यूमिनियम, रबर का प्राइस क्या है, करंट प्राइस। तो ये करंट प्राइसेस पकड़ के जब हम फाइनल आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट इनपुट करते हैं फॉर्मूला, तो उसका जो वैल्यू आता है उसको बोलते हैं नॉमिनल जीवीए। तो हमारे केस में जैसे हमने डिस्कस किया 10 लाख रुपीस कार की वैल्यू है, और सारे इंटरमीडिएट इनपुट्स को इकट्ठा करके टोटल प्राइस अगर 8 लाख है, तो 10 लाख माइनस 8 लाख इज इक्वल टू 2 लाख, जो कि जिसको बोल सकते हैं हम नॉमिनल GVA, 2 लाख रुपीस, ठीक है। लेकिन हमें ये जानना है कि ये जो प्राइसेस है करंट प्राइस, ये तो इसमें सिर्फ वॉल्यूम नहीं है लेकिन प्राइस का इम्पैक्ट भी है। अब आइडियली जब हमें एक नेशन की प्रॉस्पेरिटी को जानना होता है तो हमें ये जानना होता है कि वो नेशन टोटल मिला के कितना वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन कर रहा है। प्राइसेस को कांस्टेंट रख के, हमें इन्फ्लेशन नहीं जानना। इन्फ्लेशन जानने के लिए तो हमारे पास CPI है या WPI है। हमें ये जानना है कि इकोनॉमी में कितने गुड्स एंड सर्विसेज टोटल मिला के प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं ये जानने के लिए हमें प्राइसेस को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, जिसके लिए हम बेस ईयर पकड़ते हैं। करंट जीडीपी सीरीज में बेस ईयर है 2011-12, जो कि काफी ओल्ड बेस ईयर है। तो वो बेस ईयर के हिसाब से, वो बेस ईयर की प्राइसेस को पकड़ के वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, ग्रोथ कितना हुआ है, कितने गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी में बने हैं, वो हमें जानना है।
राइट। तो इसमें से हम प्राइस का जो इम्पैक्ट है, इन्फ्लेशन का जो इम्पैक्ट है वो हटा देंगे। अब अज्यूम करिए कि जो कार्स है, कार का जो करंट प्राइस 10 लाख रुपीज है वो 2% इन्फ्लेशन अकाउंट करके है। मानो कि कार्स में 2% इन्फ्लेशन बढ़ा है एज एन एग्जांपल, तो कार्स में 2% इन्फ्लेशन, और मानो कि कमोडिटीज जो है, रॉ मटेरियल्स जो है, उसमें इन्फ्लेशन फ्लैट है, 0% है। और ये प्रैक्टिकल है क्योंकि Q2 ऑफ FY26 में आप देखो तो होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन WPI जो है वो ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है, 0.02% से बढ़ा है, तो 0% से बढ़ा है। अब अगर इन्फ्लेशन की इम्पैक्ट हटा दे तो क्या, गाड़ी में जैसे 10 लाख में से 2% हटा दे हम, यानी कि 10 lakhs डिवाइडेड बाय 1.02, तो मिलता है करीब 9.8 lakhs। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं रियल आउटपुट। और इंटरमीडिएट इनपुट्स में 0% इन्फ्लेशन पकड़ा है, तो रियल इनपुट जो है वो 8 lakhs है। ओके, सो रियल GVA यानी कि इन्फ्लेशन को हटा के GVA अगर हम देखें तो कार्स का इन्फ्लेशन एडजस्टेड फिगर है 9.8 lakhs, और इंटरमीडिएट इनपुट्स का रियल फिगर जो है यानी कि इन्फ्लेशन को हटा के देखे तो 8 lakhs है। तो रियल GVA कितना हुआ, रियल GVA हुआ 1.8 lakhs। तो रियल GVA 1.8 lakhs है, नॉमिनल GVA अगर आप देखो तो कितना है, 2 lakhs। रियल GVA जो है वो सिर्फ 1.8 lakhs है, नॉमिनल GVA से कम। और ये कम क्यों है, क्योंकि जो इनपुट्स है, जो रॉ मटेरियल्स है, कमोडिटीज है, जो गाड़ी में यूज हो रही है, वो कमोडिटीज में इन्फ्लेशन 0 है। तो 0 होने के कारण इनकी जो नॉमिनल वैल्यू है उस नॉमिनल वैल्यू को डिफ्लेट नहीं किया जाता। वेयरएज हम फाइनल आउटपुट यानी गाड़ी में जो इन्फ्लेशन हुआ है 2%, वो इन्फ्लेशन के फिगर को हटा दे, क्योंकि 10 lakhs जो है वो तो इन्फ्लेशन को मिला के है। हमें ये जानना है कि इन्फ्लेशन को हटा के कितना प्रोडक्शन हुआ है, तो वो हटा दे तो 10 लाख हो जाता है 9.5, यानी कि जो वैल्यू एडेड हुआ है वो सिर्फ 9.8 लाख रुपीस का ही हुआ है, 10 lakhs का नहीं हुआ। इसीलिए इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 1.8 लाख है। तो रियल GVA कम है नॉमिनल GVA से। अब इसमें एक पॉइंट ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि हमने जो आउटपुट का इन्फ्लेशन पकड़ा है 2%, वो इनपुट के इन्फ्लेशन से डिफरेंट है। इनपुट इन्फ्लेशन जो है वो 0% है, आउटपुट यानी कि कार का जो इन्फ्लेशन है वो 2%। हमने दो अलग अलग इन्फ्लेशन के फिगर्स पकड़े हैं। लेकिन इंडिया के GDP या GVA कैलकुलेशंस जो होते हैं ऑफिशियली, उसमें दो अलग अलग इन्फ्लेशन नहीं पकड़े जाते, और यही एक मेजर खामी है इंडिया की GDP कैलकुलेशन में। इंडिया की GDP जब कैलकुलेट होती है तो सिर्फ सिंगल डिफ्लेटर यानी कि सिंगल इन्फ्लेशन पकड़ा जाता है, जिसको बोलते हैं GDP डिफ्लेटर। और GDP डिफ्लेटर जो है वो उसमें CPI भी काउंट होता है, WPI भी काउंट होता है, क्योंकि CPI तो कंज्यूमर्स कितना इन्फ्लेशन फेस कर रहे हैं उसका प्रतीक है, और WPI जो है वो मैन्युफैक्चरर्स, कॉर्पोरेट्स कितना इन्फ्लेशन फेस कर रहे हैं, रॉ मटेरियल्स में कितना इन्फ्लेशन है उसका प्रतीक है। लेकिन हमारा ऑफिशियल डेटा जो डिफ्लेटर यूज करता है, इन्फ्लेशन का फिगर यूज करता है, वो WPI और CPI का कॉम्बिनेशन भले ही है, लेकिन उसमें WPI का हैवी इन्फ्लुएंस है। ये GDP डिफ्लेटर जो पकड़ते हैं उसमें ज्यादातर तो WPI इन्फ्लेशन ही काउंट होता है, CPI इन्फ्लेशन काफी कम काउंट होता है, और इसको बोलते हैं सिंगल डिफ्लेटर। तो याद रखिए कि हमने इसमें डबल डिफ्लेटर्स यूज किया। डबल डिफ्लेटर्स कौन से हैं, आउटपुट का इन्फ्लेशन अलग, इनपुट का इन्फ्लेशन फिगर जो है वो अलग पकड़ा है। ठीक है, लेकिन इंडिया का जो नेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो क्या करता है, मानो कि अगेन एग्जाम्पल के तौर पे, सेम एग्जाम्पल अगर हम देखें तो नॉमिनल GVA हम पकड़े 10 lakhs माइनस 8 lakhs इज इक्वल टू 2 lakhs। ठीक है, और अब ये जो पिछले केस में हमने 10 lakhs को अलग इन्फ्लेशन से डिफ्लेट किया और 8 lakhs को अलग इन्फ्लेशन से डिस्कस किया, हमारा GDP क्या करता है, वो 2 lakhs जो है उसको एक साथ एक ही इन्फ्लेशन फिगर से डिफ्लेट करता है, जो कि हेविली स्क्यूड है WPI इन्फ्लेशन से, यानी कि रॉ मटेरियल के इन्फ्लेशन से। अब Q2 में ऑफिशियल MOSPI, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो है, उनके डेटा के हिसाब से Q2 ऑफ FY26 में WPI इन्फ्लेशन जो है वो सिर्फ 0.02% से बढ़ा, यानी फॉर सिंप्लीफिकेशन 0% से बढ़ा है। तो ये 2 lakhs को अगर हम 0% से डिफ्लेट करेंगे तो हमें मिलेंगे 2 lakhs। ठीक है, हमें मिलेंगे 2 lakhs, यानी कि रियल GDP जो है, रियल GVA जो है वो 2 lakhs से है, जो कि अगर अलग अलग इन्फ्लेशन हमने पकड़े होते, इनपुट का अलग इन्फ्लेशन और आउटपुट का अलग इन्फ्लेशन, तो एक्चुअल GDP होती, जैसे हमने पहले देखा, 1.8 lakhs।
तो ऑलमोस्ट 20,000 से जीडीपी जो है वो हमारी आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड है, क्योंकि हमने सिंगल जीडीपी डिफ्लेटर पकड़ा है, जो कि IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी फ्लैग किया है कि इंडिया सिंगल डिफ्लेटर मेथड यूज करता है, जबकि उनको यूज करना चाहिए डबल डिफ्लेटर। इनपुट्स का डिफ्लेटर अलग, आउटपुट्स का डिफ्लेटर अलग। यूएस और यूरोप में डबल डिफ्लेटर मेथड ही यूज होते हैं। इसकी वजह से उनका जो जीडीपी मेथोडोलॉजी कैलकुलेशन है वो काफ़ी इंडिया के कंपैरिजन से काफ़ी रिलायबल है। टू बी श्योर, अब गवर्नमेंट फरवरी 2026 से इस जीडीपी के डेटा को रिवाइज कर रही है, रिव्यू कर रही है, जिसमें बेस ईयर जो है वो 2022-23 का हो जाएगा। अभी 2011-12 का चल रहा है, तो बेस ईयर रिव्यू हो जाएगा। और दूसरी मेथोडोलॉजी भी जो है वो गवर्नमेंट ने IMF को एश्योर किया है कि मेथोडोलॉजी भी चेंज की जाएगी। क्या डबल डिफ्लेटर मेथड इंडिया यूज करती है या नहीं, ये हमें पता चलेगा फरवरी-मार्च 2026 में। लेकिन हाईली लाइकली कि इंडिया का जीडीपी फिगर 8.2% जो रियल ग्रोथ है वो एक्चुअल में इसलिए ज्यादा है क्योंकि नॉमिनल जीडीपी को जो हमने डिफ्लेट किया है वो WPI इन्फ्लेशन 0% इन्फ्लेशन को काउंट करके किया है। क्योंकि WPI ऑब्वियसली जीडीपी डिफ्लेटर में CPI भी काउंट होता है, लेकिन जैसे मैंने मेंशन किया कि WPI जो है उसका हैवी वेटेज है हमारे जीडीपी डिफ्लेटर में, जिसकी वजह से रियल जीडीपी जो है वो आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड दिख रही है, जिसकी वजह से हमारा जीडीपी फिगर जो है वो कम रिलायबल हो जाता है। इसके अलावा दूसरा मेजर रीजन ये भी है कि जीडीपी डिफ्लेटर तो सबसे पहला फिगर है। दूसरा रीजन ये है कि फॉर इंस्टेंस जीडीपी अगर एक्सपेंडिचर अप्रोच से हम देखें, एक्सपेंडिचर अप्रोच से जब जीडीपी कैलकुलेट होती है तो उसमें 4 से 5 कंपोनेंट्स होते हैं। और इसको ध्यान देना, सबसे पहला कंपोनेंट है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कि हाउस होल्ड्स कितना स्पेंडिंग कर रहे हैं इकोनॉमी में, उसको गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को लेके गवर्नमेंट कितना इकोनॉमी में स्पेंडिंग कर रहा है, स्पेसिफिकली कैपिटल स्पेंडिंग नहीं, लेकिन डे टू डे ऑपरेशनल स्पेंडिंग जो है, रिकरिंग एक्सपेंडिचर जैसे कि एम्प्लॉयज़ की सैलरी हो गई या ऑफिस सप्लाईज हो गया या मेंटेनेंस के लिए जो खर्चा देना पड़ता है वो हो गया, डिफेंस में, एजुकेशन में, हेल्थ में। तो डे टू डे एक्सपेंसेस में जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग करती है उसको प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि कैपिटल स्पेंडिंग इंडिया में कितना हो रहा है, लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग कितना हो रहा है जिसके बेनिफिट्स 1 साल के बाद भी हमें मिलते रहेंगे, उसको। दूसरी मेजर चीज है एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, इसको। और फिर एंडिंग में डिस्क्रिपेंसीज। इन सारी चीजों को, वैल्यूएबल्स में गोल्ड एंड सिल्वर आ गया, इन सारी चीजों को ऐड किया जाता है और उसकी जो फाइनल वैल्यू आई उसको बोलते हैं जीडीपी। तो ये हो गया एक्सपेंडिचर अप्रोच, यानी कि इकोनॉमी में जो भी अलग अलग तरह का खर्चा हो रहा है उस सारे खर्चे को ऐड करके भी हमें पता चल सकता है कि इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज का टोटल प्रोडक्शन कितना हो रहा है। अब इसमें आप बारीकी से देखो तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कि हाउस होल्ड्स ने Q2 ऑफ FY26 में कितना स्पेंडिंग किया है, वो बड़ा है 8% से, स्पेसिफिकली 7.9% से। ठीक है, अच्छी चीज है। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कि गवर्नमेंट डे टू डे स्पेंडिंग कितना गवर्नमेंट ने किया है Q2 में, वो एक्चुअली डिक्लाइन हुआ है 2.7% से। डिक्लाइन हुआ यानी कि गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग कम किया है, क्योंकि गवर्नमेंट का रेवेन्यू इस बार कम हुआ है। एक तरफ गवर्नमेंट का इनकम टैक्स कलेक्शन कम है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस साल के बजट में इनकम टैक्स रिलीफ दी थी, यानी कि 12 लाख की इनकम जिनकी भी है उनको टैक्स रिबेट मिलेगा, तो इफेक्टिवली उनका जो टैक्स पेएबल है वो जीरो हो जाएगा। तो ये इनकम टैक्स रिलीफ देने के कारण इनकम टैक्स कलेक्शन कम हुआ है। लेकिन दूसरा मेजर रीजन ये भी है कि जीडीपी ग्रोथ जो गवर्नमेंट ने 10-11% नॉमिनल ग्रोथ टारगेट की थी, उस टारगेट से नॉमिनल ग्रोथ कम है, तो नॉमिनल ग्रोथ कम होगी जीडीपी की, तो टैक्स रेवेन्यू एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी कम हो जाएगा। तो टैक्स रेवेन्यू कम है, इसीलिए गवर्नमेंट ने इस बार हो सकता है कि डे टू डे ऑपरेशंस में कम स्पेंडिंग किया हो। तो यहाँ देख सकते हैं कि 2.7% डिक्लाइन है गवर्नमेंट के स्पेंडिंग में। फिर फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन देखे, प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर देखे, तो वो 7.3% से बढ़ा है, राइट। तो ये एक पॉजिटिव चीज है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा रहा है, स्पेशली गवर्नमेंट की साइड से। फिर चेंजेस इन स्टॉक्स, नॉमिनल एडजस्टमेंट है इन्वेंट्री। वैल्यूएबल्स देखे गोल्ड और वो सब में तो 23% से गिरा है वैल्यूएबल्स। एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स देखे तो ऑलमोस्ट 7% से गिरा है। ठीक है, तो एक बाजू हम देख रहे हैं कि जीडीपी ग्रोथ 8.2% से हुई है, राइट, रियल जीडीपी ग्रोथ। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें तो जो भी कंपोनेंट्स है जीडीपी के, चाहे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो, जो कि एक्चुअली डिक्लाइन हुआ है, ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन हो, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स हो, वैल्यूएबल्स हो, ये सारे 8% से कम में बढ़े हैं।
तो फिर 8.2% जीडीपी ग्रोथ कैसे हुआ है? वेल, इसी चीज को इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया है, और ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि डिस्क्रिपेंसीज जो एथ हमारा कंपोनेंट है डिस्क्रिपेंसीज, वो डिस्क्रिपेंसीज में डाल दिया है। सो डिस्क्रिपेंसीज बेसिकली एक एडजस्टिंग फिगर है, एक टैलिंग फिगर है, राइट? टैली करने के लिए जीडीपी ग्रोथ जो है वो 8.2% मैच करने के लिए 3.3% की डिस्क्रिपेंसीज है, ठीक है? तो डिस्क्रिपेंसीज ज्यादा है इस बार, जिसकी वजह से हमारी ग्रोथ जो है वो 8.2% हो गया है। अब ये 3.3% 8.2% से मैच किससे की है? क्यों 8.2% से मैच करने के लिए 3.3% डिस्क्रिपेंसी ऐड किया है? वेल, इसको प्रोडक्शन अप्रोच जो है जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए, वो प्रोडक्शन अप्रोच के हिसाब से जो जीडीपी ग्रोथ आई है उससे मैच करने के लिए गवर्नमेंट ने 3.3% डिस्क्रिपेंसी ऐड किया, यानी कि टैली करने के लिए वो 3.3% ऐड किया है। प्रोडक्शन अप्रोच क्या है? वेल, एक्सपेंडिचर अप्रोच तो हमने देख लिया कि पूरी इकोनॉमी में कौन सी डिफरेंट स्पेंडिंग हो रही है। एक तो वो मेथड है जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए, यानी हाउस होल्ड की स्पेंडिंग, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग, कैपिटल स्पेंडिंग, इंपोर्ट्स माइनस एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स और वैल्यूएबल्स, ये सारे को ऐड करके टोटल जो स्पेंडिंग है वो स्पेंडिंग को इकट्ठा करके जीडीपी कैलकुलेट किया जा सकता है। दूसरी मेथड जो है वो प्रोडक्शन मेथड है। प्रोडक्शन मेथड में अलग अलग जो सेक्टर्स है इंडिया के, उन सेक्टर्स में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, ये प्रोडक्शन को ऐड करके, स्पेसिफिकली ये प्रोडक्शन में वैल्यू कितनी ऐड हो रही है, जैसे हमने पहले स्टार्टिंग में देखा वीडियो के, उन सबको ऐड करके हमें जो वैल्यू मिलती है वो होता है जीडीपी। लेकिन ये प्रोडक्शन अप्रोच के हिसाब से है। और इंडिया में ऑफिशियली प्रोडक्शन अप्रोच का जो फिगर है उसको ऑफिशियल फिगर माना जाता है, और एक्सपेंडिचर अप्रोच से जो जीडीपी का फिगर आता है उसको सेकेंडरी इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो प्रोडक्शन अप्रोच के हिसाब से जीडीपी जो है वो 8.2% से ग्रोथ हुई है। सो फॉर इंस्टेंस एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक और फॉरेस्ट्री में जीडीपी ग्रोथ जो है, जीवीए ग्रोथ स्पेसिफिकली, वो 3.5% से बढ़ा है। माइनिंग एंड क्वेरिंग में नेगेटिव ग्रोथ है, क्योंकि बारिश थी इस बार, तो माइनिंग, जैसे हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया कि माइनिंग हो नहीं पाया बारिश की वजह से। मैन्युफैक्चरिंग में देखो तो 9.1% से ग्रोथ है। इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई में 4.4% है। कंस्ट्रक्शन में 7.2% है। अगेन, ये जो ग्रोथ फिगर्स है, रिमेंबर कि ये आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड ग्रोथ फिगर है। क्यों? क्योंकि हम सिंगल डिफ्लेटर यूज करते हैं, सिंगल इन्फ्लेशन फिगर यूज करते हैं, जो कि हेविली इन्फ्लुएंस्ड है WPI से, और WPI 0% से ग्रोथ हुआ है। तो नेचुरली हम जब हमारी नॉमिनल ग्रोथ को 0% से डिफ्लेट करेंगे तो रियल ग्रोथ इज इक्वल टू नॉमिनल ग्रोथ, ठीक है? आइडियली इनपुट्स और आउटपुट्स के अलग अलग इन्फ्लेशन इंडाइसेस होने चाहिए, जो अभी तक नहीं है। सो ये जो फिगर्स है वो आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड, लाइकली आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड है। ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, उसमें 7.4, फाइनेंशियल, रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज में 10.2% एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस में 9.7%। तो ये सारे फिगर्स को ऐड करके हमें मिलता है 8.2% वेटेड एवरेज, 8.2% ग्रोथ, और ये ऑफिशियल फिगर इंडिया में माना जाता है एज पर प्रोडक्शन अप्रोच। और एक्सपेंडिचर अप्रोच जो है उसमें डिस्क्रिपेंसी ऐड की जाती है 3.3%। अब एक्सपेंडिचर, थियोरेटिकली एक्सपेंडिचर अप्रोच और प्रोडक्शन अप्रोच दोनों से जब जीडीपी कैलकुलेट की जाती है तो दोनों का इक्वल सेम फिगर आना चाहिए, लेकिन एक्सपेंडिचर और उसमें डिफरेंस है, डिस्क्रिपेंसी है, लाइकली क्योंकि जो डेटा यूज किया जाता है प्रोडक्शन अप्रोच और एक्सपेंडिचर अप्रोच से, वो डेटा डिफरेंट है। डेटा का टाइम थोड़ा लैग से आता है, काफी सारे डेटा का टाइम, तो वो लैग के कारण जब जीडीपी की डेट आती है, कैलकुलेशन की डेट, रिलीज की डेट, तब तक डेटा अवेलेबल नहीं होता, तो उसकी वजह से हो सकता है कि डिस्क्रिपेंसी हो सकती है। अब और सारी कैलकुलेशन मेथोडोलॉजीज के कारण भी हो सकती है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज याद रखने लायक ये है, ध्यान में रखने लायक ये है कि प्रोडक्शन अप्रोच को यूज करके जो जीडीपी या जीवीए का डेटा लाया जाता है, उसमें मेजर खामी है कि हम डबल डिफ्लेशन यूज नहीं करते, जिसकी वजह से ये एक आर्टिफिशियल इन्फ्लेटेड फिगर है। तो आई होप आज का वीडियो आपके लिए इंसाइटफुल रहा हो। मिलते हैं अगले हफ्ते विद मोर सच इंटरेस्टिंग डेटा। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट वीक।